हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में थे और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और सीएम सुक्खू अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं और लगातार प्रदेश हित से लेकर जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से जो आयकर दाता है उनकी जो सब्सिडी है बिजली पर वो खत्म कर दी गई है। वहीं सीएम सुक्खू अब प्रदेश के हितों को लेकर के जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर या ये कहिए दिल्ली में भी लड़ रहे हैं। आज सीएम सुक्खू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के हितों की रक्षा करने और कई ऐसे मुद्दे जो प्रदेश का हक है वो नहीं मिल रहा है उसको लेकर के मांग की है। दूसरी जो खबर है वो एक एमएलए 3 लोगों को लेकर के हैं, उनके मोबाइल फोन जब्त किए जाएंगे। आज हाईकोर्ट से भी इनको ये जो है वो कह सकते हैं फैसला आ गया है कि आपको अपने मोबाइल फोन देने पड़ेंगे और उसकी तिथि भी आ गई है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। सीएम ने पीएम मोदी के समक्ष बीबीएमबी में हिस्सेदारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीबीएमबी से हिमाचल को 4300 करोड़ की राशि लेनी है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी हिमाचल को नहीं दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, बीबीएमबी से जो हमारा हक है कहीं ना कहीं 4300 करोड़ जो फंसा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए हैं वो भी हमें नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया और बीबीएमबी की तरफ से परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की जो हिस्सेदारी है वो 7.19% तय की। यह हिस्सेदारी 27 सितंबर से 2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन 2011 से पहले का जो एरियर है वो अभी तक प्रदेश को नहीं मिला है और यह जल्द देने की जो मांग है वो आज दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बिजली प्रोजेक्ट्स पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, 12% जो फ्री रॉयल्टी है उसको प्रदेश सरकार ने, जो पूर्व की प्रदेश सरकार थी उसने माफ कर दिया था, उसको फिर से सुचारू करने की उन्होंने मांग की। जो फ्री रॉयल्टी है वो फिर से जो है वो सुचारू की जाए जिसको माफ कर दिया था। दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया उन्होंने। वहीं सीएम ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की जो ग्रांट है हिमाचल को नहीं मिल पाई है, इसे लेकर भी प्रधानमंत्री से बात की। वहीं सीएम ने ई बसों की फंडिंग के लिए जो नाबार्ड के तहत आईडीएफ ऋण प्रदान करने का आग्रह किया है कि जो हमने बसें लेनी है ई बसें, उसके लिए जो एक नाबार्ड के तहत आईडीएफ से ऋण मिलता है उसको भी आप अप्रूव कर दें, उसको भी हरी झंडी दे दें दिल्ली से आप। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जो कांगड़ा हवाई अड्डा है उसका विस्तार करने को लेकर के भी चर्चा की है दिल्ली में आज और केंद्र सरकार से भूमि अधिग्रहण का 50% खर्च उठाने और हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए विशेष अनुदान देने का आग्रह किया। सीएम ताप विद्युत खरीद की जो शर्तें हैं उसको, उसके नियमों में जो है वो राहत दी जाए ताकि प्रदेश जो है वो जल्द से जल्द हरित ऊर्जा राज्य बन सके। आपको मालूम है जब सीएम ने इस वर्ष का जो ये पूरा वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया था उसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हरित राज्य हमने बनाना है, हरित ऊर्जा राज्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और टोटली जो है वो ग्रीन बजट था। इसी दिशा में आज सीएम ने जो ताप विद्युत खरीद की जो शर्तें हैं और जो नियम हैं उसमें राहत दी जाए ताकि प्रदेश की जो है और जो मुआवजा है वो भी दिया जाए ताकि प्रदेश हरित जो राज्य है उसके और जो है आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों को सुनने के बाद सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया दिल्ली में आज। वहीं सीएम आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा मंत्री से जो शानन पावर प्रोजेक्ट है उसको लेकर बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी लीज खत्म हो गई है और ये पहले जो है पंजाब के पास था, लेकिन हमारी जगह पर ये बना हुआ है, जो लीज थी खत्म हो गई है। ऐसे में इस पर भी जल्द फैसला होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें भी जो है वो हिस्सेदारी शानन प्रोजेक्ट या तो वापसी दिया जाए या इस पर जो उचित फैसला है वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं बीबीएमबी का जो मुद्दा है पीएम के समक्ष तो उठाया ही उठाया, लेकिन जो ऊर्जा मंत्री है देश के खट्टर, उनके सामने भी आज सीएम ने ये मुद्दा उठाया है। ये मान के चलिए कि सीएम ने प्रदेश के हितों की रक्षा करते हुए जो बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं उस पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने और जो हमें बीबीएमबी में जो हमारा हक बनता है वो जो पैसा फंसा
बचा हुआ है 4300 करोड़ के आसपास, वो जल्द से जल्द देने की जो मांग है वो की है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन है वो हमारे पक्ष में आया है। इसके अलावा अभी की बात करें तो अभी दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा बैठक चली हुई है और इस बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पूरे देश के जितने भी सीएम हैं, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और आपको बता दें प्रदेश से जो विक्रमादित्य सिंह है वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, और सड़क परिवहन एवं जो सड़क परिवहन मंत्री है देश के नितिन गडकरी, वो इस बैठक को ले रहे हैं। और इस बैठक में जितने भी प्रदेश में एनएचएआई के जो कह सकते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और जो अभी बजट पेश होना है केंद्र सरकार का, उसमें प्रदेश को अच्छी जो आर्थिक मदद है वो मिल सके, इस मुद्दे को वहां पर उठाने की जो है उठाया जाए, इसको लेकर के अधिक से अधिक जो धनराशि प्रदेश को मिले, ये जो मुद्दा है ये आज सीएम सुक्खू और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह वो दिल्ली में उठाएंगे। सीएम का जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि कल भी दिल्ली में ही है, उनका परसों वापसी आने का कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन कल भी सीएम कई जो नेता है, कई जो केंद्रीय मंत्री है उनसे मुलाकात करेंगे और जो प्रदेश के हित है उससे जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं जल्द से जल्द जो भी आर्थिक मदद प्रदेश की होती है वो दी जाए। तो ये कहिए कि सीएम ने हिमाचल के हितों की जो रक्षा है उसको करते हुए आज बड़े मसले उठाए हैं दिल्ली में। अब देखना पड़ेगा उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। दूसरी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई है उसके अब कारण सामने आ रहे हैं। प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को हार मिलने के बाद अब अभी देखिए कांग्रेस ही सत्ता में प्रदेश में है, लेकिन बावजूद इसके चारों लोकसभा की सीटें हार गई। इसको लेकर के जो 2 सदस्य मेंबर हैं एआईसीसी के, जिसको आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह सकते हैं, वो 2 दिन शिमला में थे, आज वापसी चले गए हैं। इसमें जितने भी मंत्री हैं, सीएम हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है प्रदेश के, उनसे 1 to 1 जो बातचीत है वो कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई। पार्टी हाईकमान ने सांसद रजनी पाटिल और जो पूर्व सांसद है पीएल पुनिया, उसको उन दोनों को इसका जिम्मा सौंपा है। दोनों दिनों में हार के जो कारण है उसका पता लगाया गया कि क्या कारण है। कांग्रेस के जो 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसमें से एक कुलदीप राठौर जो मौजूदा समय में एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और कौल सिंह ठाकुर दिग्गज नेता रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, इन्होंने जो 2 मुख्य कारण बताए अंदर बैठक में, एक तो समन्वय की कमी और एक जो कहीं ना कहीं जो है वो अनदेखी, ये मामला इन्होंने उठाया दोनों ने। और लोकसभा चुनाव में हार को लेकर पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पूरी रिपोर्ट कमेटी के समक्ष रखी। ब्लॉक और जो पंचायत स्तर पर मतों के बारे में भी कमेटी को बताया गया और कार्यकर्ता क्यों नाराज है कांग्रेस के, इसको लेकर भी कमेटी ने जो है वो फीडबैक लिया और उनको जो है नेताओं ने अवगत करवाया। कमेटी ने पार्टी मुख्यालय से भी पूरी रिपोर्ट ले ली है और किस मंत्री विधायकों की परफॉर्मेंस क्या रही इसका आकलन किया जा रहा है। वहीं कुछ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि उपचुनाव जितना जरूरी था ताकि सरकार बच सके। इसके अलावा जिला अध्यक्षों ने प्रदेश सरकार में उचित स्थान न मिलने और अनदेखी का जो मामला है वो भी आज उठाया है। और बंद कमरे में सभी ने कमेटी के सामने अपनी दिल की बात खुलकर रखी, लेकिन बाहर कोई भी जो नेता है वो बोलने को तैयार नहीं दिखा। अब जब दोनों पदाधिकारियों ने सभी की बातें सुन ली है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जिसे कांग्रेस कार्यालय जो राजीव कह सकते हैं, यहां से राजीव भवन से ये जो बैठकें हैं, जो पूरा खाका बन रहा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो सौंपा जाएगा दिल्ली में। टीमों के जो दोनों सदस्य हैं दोपहर के बाद उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए, वहां पर भी वो फीडबैक लेंगे। और आज शिमला में देखिए जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है उससे आशा कुमारी पहुंची थी और आशा कुमारी ने अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो फाइंडिंग कमेटी आई हुई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उनके समक्ष सारी बातें मैं रखूंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को दिया है उपचुनाव में। और बाकी जो लोकसभा की बात है, लोकसभा में देखिए भाजपा ने बहुत सारा षड्यंत्र रचा सरकार गिराने का, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। और जो हमारा लोकसभा का चुनाव था उसको लेकर उन्होंने कहा कि कैंडिडेट कभी भी जो है वो गलत नहीं होते हैं, कई बार जो आप पासा फेंकते हैं वो उल्टा हो जाता है, जो दावा है वो गलत हो जाता है। और उन्होंने कारण का जो हार का कारण है उसमें उन्होंने बताया कि जो टिकटों में देरी की गई ये कांग्रेस के हार का मुख्य कारण रहा। दूसरा मोदी फैक्टर भी कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत रहा, लेकिन राम मंदिर पर उन्होंने कहा है कि राम मंदिर ने जो है वो पूरा जो वोट है वो डाइवर्ट किया। ये कह सकते हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है वो असरदार साबित हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर राम मंदिर जिस तरीके से अभी जो है वो लीकेज हो रहा है मंदिर में, अगर ये उस वक्त हो जाता तो इसका फायदा बीजेपी को नहीं बनना कांग्रेस को होना था। और कांग्रेस कभी भी जो है वो राम मंदिर बनाने के खिलाफ नहीं थी। झूठा जो एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, वो सोशल मीडिया पर जो है वो भाजपा द्वारा फैलाया गया, इसका हमें जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, ये बात उन्होंने मानी है।
वही उन्होंने कहा कि जो 400 पार का एक जो शगुफा छोड़ा गया, इसका भी कहीं ना कहीं जो है वो असर देखने को मिला जमीनी स्तर पर, लेकिन 400 पार तो नहीं हुआ। और अभी जो सरकार है वो भी ऐसी है कि अगर कोई भी दल छोड़कर चला जाए तो कभी भी जो है वो डगमगा सकती है सत्ता, तो ये उन्होंने कहा। और कांगड़ा चंबा में कोई भी जो कार्यकर्ता है वो नाराज नहीं है, और जितनी भी बातें हैं वो अंदर जो है वो सदन के जो दोनों मेंबर्स हैं उनके समक्ष रखी जाएगी। और एक जो बड़ा आज नटशेल में अगर आप देखेंगे तो नटशेल में एक चीज निकल कर आई, कांग्रेस हार का मुख्य कारण नंबर एक तो टिकट ले दिए, और दूसरा जो है वो राम मंदिर थोड़ा सा हो गया, 400 पार का शगुफा छोड़ा गया, और चौथा ये भी है जो जिला अध्यक्ष उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा जो हार का कारण रहा है वो ये रहा है कि जो हमारा ध्यान था वो उपचुनाव में अधिक रहा। जितने भी कुछ एक जिला अध्यक्ष थे जिनका ये कहना था कि उपचुनाव में ज्यादा ध्यान दिया गया, और कहीं ना कहीं जो लोकसभा की हमारी तैयारियां थी उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली उसके चलते। और आज आशीष बुटेल ने यह भी कहा कि मशीनरी का प्रयोग उपचुनाव में हमने नहीं किया। सीपीएस आशीष बुटेल, इन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने पैसों के दम पर भी कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो ये उन्होंने कहा है। तो आज शिमला में भाजपा भी अभी जो है वो समीक्षा करने वाली है कुछ दिनों में, 18 तारीख से जो है वो ऊना में उनकी समीक्षा होने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी समीक्षा कर दी है। अब हाईकमान के पास पूरा मैटर जाएगा, उसके बाद हाईकमान कहीं ना कहीं जो है वो बातों को सुनेगी। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 जो चुनाव हैं वो कांग्रेस लगातार, ये कहिए कि 15 साल से लगातार कांग्रेस जो है वो यहां पर लोकसभा का चुनाव हार रही है। हालांकि सीएम ने ये कहा है कि हम जो है वो लोकसभा का चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस उपचुनाव में रहा है वो बेहद अच्छा रहा है। और इसका जो आप देखिए अभी हाल ही में जो 3 सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें से भी 2 सीटें कांग्रेस ने जीती है, तो ये एक चीज हो गई। अब बताते हैं आपको टीजीटी जेबीटी रिजल्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है हमारे। वैसे जो आज अधिकारियों से बातचीत हुई है उस अनुसार टीजीटी का रिजल्ट आज आने वाला है, जो हमारी सूचना है। और जो जेबीटी का रिजल्ट है उसके लिए आपको 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा। संभावनाएं हैं कि 18 जुलाई को जो जेबीटी की नियुक्तियां मिलनी है, रिजल्ट तो कह सकते हैं फाइनल हो ही गया है, जो इनके नियुक्तियों के ऑर्डर आने हैं वो 18 जुलाई को संभावनाएं हैं। तो ये मान के चलिए जेबीटी का रिजल्ट आज आने वाला है, जो हमारी बात हुई है। और अगर संभावनाएं पूरी आज ही है, और जो जेबीटी का है नियुक्तियों वाला, ये भी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। ये जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये बयान दिया है, तो ये हमने बता दिया। एनटीटी भर्तियों को लेकर जो इंतजार कर रहे हैं महिलाएं, उनको बता देते हैं अभी कुछ समय और लगेगा नोटिफिकेशन होने में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जिनके पास एनसीटी जो गाइडलाइंस है उस अनुसार 2 वर्ष का डिप्लोमा है पहले चरण में, उनको लिया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिनके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है उनको फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। सीधी और स्पष्ट खबर बता रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर, एक एमएलए और एक पूर्व एमएलए और एक तरुण भंडारी, इन तीनों को 10 दिनों में अपना फोन जमा करना होगा, इनका फोन जब्त होगा। ये बड़ी खबर है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश के आरोपियों को दी अंतरिम जो जमानत दी गई थी उसकी अवधि अब 2 अगस्त तक बढ़ा दी है। यानी जो 3 ये लोग हैं इनकी अब अवधि है वो 2 अगस्त तक बढ़ा दी है। और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा मांगे गए मोबाइल फोन सौंपने के लिए भी 10 दिनों की मोहलत दी है। यानी हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आपकी हम अवधि तो बढ़ा रहे हैं जो आपने मांगी अग्रिम जमानत, और लेकिन आपको 10 दिनों के भीतर जो अपना फोन है वो अब पुलिस को देना पड़ेगा। इन आरोपियों में गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के जो पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता, उस वक्त ये विधायक थे जब ये एफआईआर दर्ज हुई है, उनके पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर से तत्कालीन निर्दलीय विधायक और अभी भी मौजूदा विधायक जीत कर आ गए हैं आशीष शर्मा, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी, ये तीनों शामिल हैं। और इनको आज हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप 10 दिनों के अंदर अपना फोन जहां पर ये एफआईआर दर्ज है वहां पर आपको जमा करवाना पड़ेगा और आपको सहयोग करना पड़ेगा। ये मैटर आज हाईकोर्ट में लगा हुआ था। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान आज डीएसपी सिटी शिमला रिकॉर्ड सहित उपस्थित थे। उन्होंने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों से फोन जब्त किए जाने बाकी है और उन मोबाइल फोनों की जानकारी आरोपियों को दी जा चुकी है, परंतु आरोपियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये पुलिस ऑफिसर ने वहां पर कहा है जो वहां पर कोर्ट में मौजूद था। अब इस कोर्ट ने इन्हें 10 दिन का समय देते हुए जांच कार्य में सहयोग देने के आदेश दिए हैं। तो हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि 10 दिन के अंदर आप जांच कार्य में सहयोग दें और अपना फोन भी दे दें। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से तत्कालीन विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर से तत्कालीन विधायक और मौजूदा विधायक जो जीत कर आए हैं आशीष शर्मा, और हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और तीनों के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171A और 171C, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। एफआईआर में राकेश और आशीष शर्मा पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है और शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद फरोख्त करने का, रिश्वत लेने का और पैसों के लेन देन का आरोप लगाया है और शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची, जबकि तरुण भंडारी पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार के इशारे पर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र रचने के आरोप में तरुण भंडारी के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है थाने में और राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में तरुण भंडारी का नाम भी जो है वो सामने आया है और बालूगंज थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में तरुण भंडारी भाजपा नेताओं की उस कमेटी में शामिल रहे हैं जो दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल कराने का काम करती है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है और अब इसी मामले को लेकर के 3 याचिका जो ये याचिका है इनको अग्रिम जमानत दी गई है। जो अगली सुनवाई है वो 2 अगस्त को होनी है। तो ये मान के चलिए आशीष शर्मा, उनको 10 दिन के अंदर फोन देना पड़ेगा अपना, पुलिस को जब्त हो जाएगा उनका फोन, और राकेश शर्मा और तरुण भंडारी इनको 10 दिनों के अंदर फोन जमा करना पड़ेगा और इनको जो है वो अब पुलिस जांच में सहयोग करना पड़ेगा। ये हाईकोर्ट के आदेश है और अगली सुनवाई इसी मैटर पर अब 2 अगस्त को होनी है। अब बात करते हैं एक आम जनता से जुड़ी हुई खबर को लेकर के। प्रदेश के जितने भी 12 जिले हैं वहां पर अगर देखा जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल अपना आईजीएमसी, वहां पर 22 जुलाई से आईजीएमसी में अब जो यूरोलॉजी की ओपीडी है वो नहीं लग पाएगी। अब यूरोलॉजी की जो मरीज हैं उनको चमियाना जाना पड़ेगा और मरीजों को शुरुआत में जो माइनर ऑपरेशन की सुविधा है वो मिलेगी। और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर बी शर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। तो ये मान के चलिए जिनको यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप शिमला आईजीएमसी आ रहे हैं तो अब आपको आईजीएमसी में इलाज नहीं होगा, आपको ओपीडी के लिए जो है वो अब जाना पड़ेगा चमियाना, जहां पर अस्पताल रेडी है, वहां पर आपको डॉक्टर भी मिलेंगे और वहीं पर इलाज होगा। ये मान के चलिए जो आईजीएमसी अस्पताल है और जो चमियाना अस्पताल है, यहां पर आईजीएमसी से थोड़ा बाहर कम करके चमियाना में भी डॉक्टर बैठे हैं और वहां पर भी खुले में एक अच्छे कैंपस में जो है वो इलाज हो सके। तो अब जो वो कई वार्ड है वो वहां पर चमियाना में जाने वाले। तो आम जनता से जुड़ी खबर थी, ये बताना भी बेहद जरूरी था आपको। इसके अलावा बात करें एक और बड़ी खबर को लेकर के, शिमला जिला के अंतर्गत जेएनबी ठियोग में सीनियर स्टूडेंट द्वारा जूनियर की रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया। चौंकाने वाला मामला है, छोटे बच्चे हैं, +2 तक पढ़ते हैं, आपको मालूम है, और जेएनबी ठियोग का ये स्कूल है। मारपीट से 5 बच्चों को कान, आंख और मुंह पर चोट आई है। ये जो मामला है 13 जुलाई की रात करीब 11 बजे 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 5 स्टूडेंट्स हॉस्टल में 10वीं क्लास के छात्रों के रूम में घुस आए और जूनियर को कपड़े धोने को बोलते हैं और 10वीं कक्षा के जो कुछ छात्र हैं उन्होंने जब कपड़े धोने से इनकार किया तो सीनियर छात्रों ने बारी बारी जूनियर की पिटाई की। ये शिकायत है। रात 11:24 पर 2 छात्र हॉस्टल से भागे और स्कूल परिसर में लगे टेलीफोन बूथ से एक छात्र ने अपने पिता, जिनका नाम सुरेंद्र सिंह है, उनको फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। बेटे का फोन काटते ही सुरेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी हाउस टीचर को दी, मगर हाउस टीचर छुट्टी पर था। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने रात लगभग 11:30 पर इसकी पूरी जो जानकारी है वो जो स्कूल के प्रिंसिपल है संजीता सोनिक उनको दी और 5 मिनट में प्रिंसिपल ने खुद हॉस्टल पहुंचकर लड़ाई को रोका। और रैगिंग और मारपीट की घटना के बाद अब सवाल हॉस्टल वार्डन और हाउस टीचर पर भी उठ रहे हैं। हालांकि हाउस टीचर छुट्टी पर था, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में परिजन अपने बच्चों को कई महीनों तक स्कूल प्रबंधन के भरोसे छोड़ते हैं। ऐसे में यदि परिजनों की गैर मौजूदगी में उनके बच्चों के साथ रैगिंग और जो मारपीट का मामला सामने आता है, जो स्कूल प्रबंधन है उस पर भी सवाल उठते हैं। आधी रात जब 12वीं कक्षा के छात्र 10वीं के हॉस्टल में आए थे तो हाउस टीचर और जो हॉस्टल वार्डन है वो कहां पर थे, यह भी सवाल उठ रहा है। यदि एक छात्र ने रात में अपने पिता को उसकी सूचना नहीं दी होती तो यह मारपीट परिणाम और जिसका परिणाम है वो और भी गंभीर हो सकते थे। इस पूरे मामले को लेकर
लेकर के जब हमने एसडीएम से बातचीत की है तो अभी जो हमारे पास सूचना निकली है, ठियोग के जो एसडीएम है मुकेश शर्मा, उन्होंने मामले की पुष्टि की है और उन्होंने ये कहा है कि 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है, निष्कासित कर दिया, जिन्होंने रैगिंग की उन 5 बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा एसडीएम ने, ये मामला काफी गंभीर है, इसकी पूरी जांच की जाएगी, अगर कोई और दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में रैगिंग होना ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है और रैगिंग पर आपको मालूम है कितने सारे लॉज हैं। जब रैगिंग होती है, चाहे वो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो अब जो है वो प्रॉपर एक आपको पत्र आएगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर हम रैगिंग करेंगे तो ऐसा होगा, भविष्य बर्बाद हो सकता है बच्चों का। तो ऐसा कभी भी किसी स्कूल में नहीं होना चाहिए, जो बच्चे हैं वो भी संभल जाएं। जो 5 बच्चे थे इन पर गाज गिरी है, इनको सस्पेंड कर दिया है और अभी कार्रवाई और जो है वो जांच आगे बढ़ेगी। एक खबर हिमाचल प्रदेश से ही है, ये चौंकाने वाली खबर है। यहां पर एक सगे भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। ये मामला बल्ह विधानसभा क्षेत्र से सामने आया। यहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई का मर्डर कर दिया। दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि ये विवाद जो है वो लैंड से रिलेटेड था और ये मारपीट में बदल गया। इसी बीच बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन पर पटक दिया। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता भीष्मदेव निवासी कवालकोट कोठी बल्ह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। और लेखराम जो राशन व सब्जी की दुकान करता है, शाम के समय दुकान पर नशे की हालत में लेखराम का जो भाई है जगदीश कुमार, ये आया और इसने लेखराम जिसका मर्डर हो गया है उससे बहस करना शुरू की। ये अपनी दुकान पर था, बहस मारपीट में बदल गई और जगदीश ने लेखराम को गुस्से में जमीन पर पटक डाला, जिसके चलते लेखराम बुरी तरीके से घायल हो गया और उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया नेरचौक। लेकिन जब अस्पताल में वो गया तो उसका उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मुकदमा दायर कर दिया है। जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश, कभी ऐसी खबरें नहीं आती थी सुनने में कि यहाँ भाई भाई का मर्डर कर दें। ये चौंकाने वाली खबर है, लेकिन अब ये आरोपी गिरफ्तार हैं और इस पर अब कार्रवाई होगी। ऐसे प्रदेश में ऐसी खबरों से जो है वो दिल जो है वो रूह भी कांप जाती है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हो गई है और रविवार से शुरू हुई है, पिछले कल से शुरू हुई है। 2 दिन में अलग अलग जो ग्रुप हैं उससे 3200 श्रद्धालु श्रीखंड दर्शन के लिए चले गए हैं, रवाना हो गए हैं। और जो श्रद्धालुओं का पहला जत्था है वो आज सुबह श्रीखंड पहुंच गया, महादेव के दरबार में पहुंच गया। और ये जो यात्रा है 27 जुलाई तक चलेगी। जिन्होंने जो है वो अप्लाई किया है, एक जो हमने बताई थी आपको साइट अप्लाई कर सकते हैं, वही यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है, कई लोग जो है वो हंसी मजाक में ये सोचते हैं कि हमने जाना है श्रीखंड महादेव, जिसका वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है, जिसको दिक्कत है ऑक्सीजन से रिलेटेड वो बिल्कुल भी ना जाए। कई बार ऐसी खबरें मिलती है कि किसी की ऑक्सीजन से जो है वो ऑक्सीजन कम होने से मौत हो गई है। तो भगवान करे कि साथ ऐसा ना हो। जिनको ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, वो बिल्कुल भी इस यात्रा में न जाएं। आप किसी और मंदिर में जाएं, आस्था की बात है। लेकिन अगर आपकी सांस कह सकते हैं सांस की दिक्कत है आपको, तो आप बिल्कुल ऐसी यात्राओं से बचें। ये जो यात्राएं हैं ऐसे लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं वो जा सकते हैं। प्रॉपर एक गवर्नमेंट ने, हालांकि पुलिस के जवान भी बीच बीच में हैं, तो ये जो यात्रा शुरू हो गई है और आज एक जत्था पहुंच भी गया है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में मौसम अब खराब होने वाला है। देखिए जो हमारे पास आज सूचना पहुंची है, बंगाल की खाड़ी में मॉनसून थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, जिसके कारण यहां पर अधिक बारिश नहीं हुई है। जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, वहां पर जो है वो बारिश हो रही है लगातार। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी कल से मौसम खराब रहने वाला है और इस बार जो मॉनसून है वो उस गति से नहीं जो है वो आगे बढ़ा जिस गति से चलना चाहिए था। गति का मतलब ये नहीं कि नुकसान हो, गति का मतलब ये है जिन्होंने फसलें लगाई है और किसी ने जो है वो टमाटर, भिंडी, बहुत सारी सब्जियां उगाई है, वो अब सिंचाई कहीं पर पानी है, कहीं पर पानी नहीं है। तो जो किसान है, बागवान है, परेशान है। लेकिन कल से अच्छी खबर है कि कल से प्रदेश में अधिकांश जगहों पर वर्षा होने का जो है वो क्रम शुरू होगा और 18 तारीख को 6 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट है। इसमें ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला में मूसलाधार बारिश की संभावनाएं हैं और 19 को सिरमौर, सोलन, शिमला में भारी बारिश है और 20 की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन व सिरमौर है। तो ये मान के चलिए कि प्रदेश में अब आगामी दिनों में लगातार मौसम खराब रहने वाला है। हैवी टू हैवी जो रेनफॉल है वो 21 और 22 तारीख को होगा। तो ये मान के चलिए कल से मौसम खराब है और अधिकांश जगहों पर वर्षा होगी। 18 तारीख से मौसम खराब है। तो ये किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। भगवान न करें बारिश हो लेकिन नुकसान ना हो।
तो ये हमारे पास मौसम को लेकर अपडेट है। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। सीएम सुक्खू दिल्ली में है, इस वक्त भी दिल्ली में बैठक चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एनएचए की ये बैठक है, गडकरी साहब इसको ले रहे हैं और इसमें सारे जो स्टेट्स हैं देश के, उनके सीएम, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जो बड़े अधिकारी वो मौजूद हैं। प्रदेश को अच्छा बजट मिले सड़क के दृष्टिगत, इसकी जो मांग है वो सीएम सुक्खू वहां पर करेंगे। बाकी पीएम मोदी ने आज क्या मांग की है वो हमने आपको बता दिया। सबसे बड़ा बीबीएमबी में जो हमारा हक है प्रदेश का, उसको जल्द से जल्द दिया जाए और जो 12% का रॉयल्टी है वो फिर से शुरू होनी चाहिए, उसको माफ कर दिया गया था। ये बड़ी बड़ी बात है। इसके अलावा जो हमने आपको जेबीटी का बता दिया, 18 तारीख को रिजल्ट आने की संभावना है, ये मान के लिए दो दिन, और उसके बाद जो टीजीटी का रिजल्ट है वो आ जाने की संभावनाएं हैं। तो ये हमारे पास टीजीटी का अपडेट था। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे कल ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में आप सवाल भेज सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।